एटिलेक्टेसिस जो होता है वो लंग्स की डिसीज कंडीशन होती है, जिसमें लंग्स के अंदर जो एल्विलाई या लंग्स टिश्यू जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स का मतलब सिकुड़ जाता है, और वो सिकुड़ने के कारण से वहाँ पर गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता है या कम हो जाता है। एल्विलाई जो होती है वो ब्रोंकियल ट्री का सबसे लास्ट पार्ट होती है, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। किसी कारण से, जैसे एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से या फिर लंग्स के ऊपर बाहर से प्रेशर गिरने के कारण से एयर जो होती है वो एल्विलाई के अंदर ट्रैप हो जाती है, मतलब फंस जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो फंसी हुई एयर जो होती है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद बाहर से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से एयर जो है उसको रिप्लेस नहीं कर पाती, जिससे एल्विलाई जो होती है वो एयरलेस हो जाती है। उसके कारण से एल्विलाई की जो सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। वो सेल डैमेज होने के कारण से वहाँ पर लंग सर्फेक्टेंट जो होता है वो इनएक्टिव हो जाएगा, या उसका प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता। और वो प्रोडक्शन नहीं होने के कारण से एल्विलाई जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब रिकॉइल हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता, जिससे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और एक तरह से एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है। और उसी कंडीशन को एटिलेक्टेसिस कहा जाता है। कारण अगर देखें एटिलेक्टेसिस जो उसके क्या कॉज हो सकते हैं, तो एक तो एयरवे जो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या एयरवे के अंदर ब्लॉकेज होने के कारण से, जैसा कि म्यूकस जो है वो प्लग होने के कारण, या फॉरेन बॉडी के कारण से, या ट्यूमर जो है उसके कारण से, या ब्लड क्लॉट के कारण, या सीओपीडी के कारण, या एम्फाइसीमा के कारण से क्या होता है कि एयरवे जो है उसमें अवरोध आ जाता है। वो अवरोध आने के कारण से लंग्स जो से एयर बाहर नहीं निकल पाती और कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। या फिर लंग्स के ऊपर बाहर से प्रेशर जो वो ज़्यादा गिरने के कारण से लंग्स टिश्यू जो है वो रिकॉइल हो सकता है या कोलैप्स हो सकता है, जैसा कि चेस्ट इंजरी के कारण से, या प्लूरल इफ्यूजन जो है न्यूमोथोरक्स उसके कारण से, या ट्यूमर के कारण से, न्यूमोनिया के कारण से, या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कोई कंडीशन है जैसे सीवियर स्क्लेरोसिस है उसके कारण, या एब्डोमिनल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या अपर एब्डोमन या चेस्ट की सर्जरी हो रही है, या लिम्फ नोड जो एनलार्जमेंट हो रहा है, तो उसके कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम जो है लक्षण वो दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर एक तो खांसी आती है, और खांसी जो है उसके साथ स्पुटम भी आता है, मतलब बलगम भी आता है। सेकंड, लो ग्रेड फीवर आता है, मतलब हल्का हल्का बुखार आता है। थर्ड, इसमें डिस्निया होता है, मतलब ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है। इसके अलावा टैकीकार्डिया कंडीशन जिसमें पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। एक टैकीपनिया की कंडीशन हो सकती है कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो हो सकता है। इसके अलावा प्लूरल पेन जो है, मतलब अफेक्टेड पार्ट के अंदर पेन जो है, दर्द वो हो सकता है। एक सेंट्रल साइनोसिस होता है। सेंट्रल साइनोसिस के अंदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण से ब्लू कलर के हो जाते हैं। उसी कंडीशन को साइनोसिस कहा जाता है। इसके अलावा व्हीजिंग साउंड हो सकता है। इसके अलावा सुपाइन पोजीशन के अंदर ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या रहेगा। तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें ब्रीथ साउंड जो है वो कम सुनाई देते हैं। एक चेस्ट एक्सरे लिया जाता है जिसमें लंग्स का कंसोलिडेटेड एरिया जो है वो दिखाई देता है। थर्ड, पल्स ऑक्सीमेट्री की जाती है जिसमें SpO2 जो है वो 90% से बिलो जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट आता है इसका मैनेजमेंट जो है वो, तो मैनेजमेंट के अंदर एक तो ब्रोंकोडायलेटर जो है नेबुलाइजेशन के द्वारा ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं। सेकंड, एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। एक एसिटाइलसिस्टाइन जो है जो म्यूकस को थिनिंग करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा नेजोट्रेकियल और ओरल सक्शनिंग की जाती है ताकि म्यूकस जो इसको रिमूव किया जा सके। एक थोरासिंथेसिस जो है वो किया जाता है। यदि प्लूरल फ्यूजन है तो उसको फ्लूइड को निकाला जाता है थोरासिंथेसिस के द्वारा। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी जो है वो करवाई जाती है। ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा एयरवे के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको रिमूव किया जाता है। एक चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है वो की जाती ताकि चेस्ट के अंदर जो सिक्रेशन है उसको रिमूव किया जा सके। इसके लिए एक तो चेस्ट परकशन जो वो करवाया जाता है। एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती है। एक पोस्चुलर ड्रेनेज जो काम में लिया जाता है। इसके अलावा स्पायरोमेट्री जो है वो काम में ली जाती है जिसके द्वारा डीप ब्रीथिंग जो उसको एनकरेज किया जाता है। एक पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है पेप थेरेपी वो भी काम में ली जाती है। इसके द्वारा ब्रीथिंग जो उसको इम्प्रूव किया जाता है। एक नेबुलाइजेशन जो है वो दिया जाता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्रोंकोडाइलेटर जो होते हैं वो नेबुलाइजेशन या इनहेलेशन के द्वारा दिए जाते हैं ताकि ब्रोंकस जो है वो डायलेट हो सके। यदि एबो मेजर फेल होते हैं तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के द्वारा मैकेनिकल वेंटिलेशन जो होता है, मतलब वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को रखा जाता है। लास्ट में आता है इसका प्रिवेंशन जो है वो। प्रिवेंशन के लिए एक तो पेशेंट की पोजीशन जो है उसको बार बार बदलते रहेंगे। सेकंड, पेशेंट जो उसको अर्ली मोबिलाइजेशन के लिए एनकरेज किया जाता है। थर्ड, पेशेंट जो उसको डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज के लिए एनकरेज किया जाता है। इसके अलावा ओपियोइड और सेडेटरी ड्रग जो है तो उसको देते समय बहुत ही ध्यान रखा जाता है। अगला, पेशेंट जो उसको पोस्चुलर ड्रेनेज जो है वो कराया जाता है ताकि सिक्रेशन जो इसको बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा एयरवे को क्लीनिंग करने के लिए सक्शनिंग जो है वो की जाती है। तो ये तो इसका प्रिवेंशन हो गया, और ये था एटिलेक्टेसिस जो है। नर्सिंग रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।